Welcome to my YouTube channel Adhyan Guru English classes for all competitive exams. For my latest videos, subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications. हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक एरर करेक्शन और डिटेक्शन। एरर करेक्शन या डिटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एक स्टूडेंट सीखना चाहता है, लेकिन यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। फ्रेंड्स, ये सेशन आपको सिखाएगा कि चुटकियों में किसी एरर को कैसे फाइंड करें। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियोस मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर बनाता हूँ उसमें डिस्कस किए गए सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से एरर फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नई रेलवे लाइन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में। तो देखिए साथियों, इसके सी पार्ट में एरर है। अब एरर कहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ईस्टर्न से पहले द का प्रयोग होगा। जी हाँ, द का प्रयोग होगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये ग्रामर का रूल है। जब भी कभी आपको नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो हमेशा पहले वाले नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल, द बुक ऑफ राम। देखिए, ये कहना बिल्कुल सही है, द बुक ऑफ राम। अगर मैं इसको कहता हूँ बुक ऑफ राम तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन ऑफ और उसके बाद नाउन, इस स्ट्रक्चर से पहले वाली नाउन से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर कोई सी भी नाउन हो सकती है, कॉमन नाउन भी हो सकती है, प्रॉपर नाउन भी हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ भी कॉमन नाउन हो सकती है, प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं। तो याद रखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में पहले नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी। देखिए, स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब होता है शपथ समारोह। तो इंतज़ार करती हुई भीड़ के सामने ब्रीफ अपीयरेंस देने के बाद उसको गवर्नर के चैम्बर ले जाया गया शपथ समारोह के लिए। देखिए साथियों, इसके बी पार्ट में एरर है। जी हाँ, इसके बी पार्ट में एरर है। ये जो गवर्नर चैम्बर दे रखा है यहाँ पर आपको, ये गवर्नर्स चैम्बर होगा। यहाँ पर गवर्नर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर का की का अर्थ दे रहा है। तो जब भी कोई नाउन के बाद कोई नाउन आती है और उसके बीच का की के का साउंड हो तो उसके बीच अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है गवर्नर का चैम्बर। अब बात करते हैं अपने तीसरे एरर की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा तीसरा सवाल है, आई हैव टू बाय किलोग्राम ऑफ राइस डेली। मुझे रोज़ाना 1 किलोग्राम चावल खरीदने पड़ते हैं। देखिए साथियों, इसके बी पार्ट में एरर है। यहाँ किलोग्राम से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि किलोग्राम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, द मिनिस्टर
conferred with his colleagues and agreed that the new projects on education should be sanctioned immediately. देखिए यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। यहाँ कॉन्कर के स्थान पर कन्फर का प्रयोग होगा। जी हाँ, कन्फर का प्रयोग होगा। देखिए कन्फर का अर्थ होता है सलाह मशवरा करना। जी हाँ, सलाह मशवरा करना, एडवाइस, जबकि कॉन्कर का अर्थ होता है सहमत होना, एग्री। तो देखिए वाक्य का अगर हम अर्थ देखते हैं कॉन्कर को लगाकर तो अर्थ क्या देता है, मिनिस्टर अपने कलीग से सहमत हो गए और सहमत हो गए कि नए प्रोजेक्ट्स जो कि एजुकेशन पर हैं उनको जल्दी मंजूरी दी जाएगी। देखिए यहाँ भी एग्रीड आ गया, सहमत होना, यहाँ भी कॉन्कर आ गया, सहमत होना, तो वाक्य अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर हम कॉन्कर के स्थान पर कन्फर का प्रयोग करेंगे, कन्फर का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए पार्ट ए में एरर है। हमारा 5वां सवाल है, इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड दैट ही वुड बी इलेक्टेड। देखिए डिसिडेंट का मतलब होता है अलग अलग मतों को मानने वाले। तो देखिए इसके ए पार्ट में एरर है। यहाँ इम्पोर्टेंट से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सोर्स दे रखा है ये सिंगुलर काउंटेबल है, नाउन है, तो इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो एन इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड दैट ही वुड बी इलेक्टेड। एक कांग्रेस के इम्पोर्टेंट डिसिडेंट सोर्स ने कहा कि उसको चुना जाएगा। हमारा अगला सवाल है, A cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with the naked eye. एक सेल, एक कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है लाइफ की, जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो देखिए साथियों, इसके सी पार्ट में एरर है। जी हाँ, सी पार्ट में एरर है। यहाँ ए के स्थान पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसा कि हमको पता है कि आर्टिकल ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, जबकि द हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल ए और एन वहाँ लगाया जाता है जिससे हम पहली बार परिचित हो रहे हैं या जिसकी चर्चा हमारे सामने पहली बार हो रही है, जबकि द का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ से भली भांति परिचित हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए, यस आई फाउंड अ बैग, द बैग वॉज ब्लैक। अब देखिए यहाँ मैंने बैग से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, यहाँ मैंने बैग से पहले द का प्रयोग किया। ऐसा क्यों? देखिए मुझे एक बैग मिला और बैग काले रंग का था, यानी कि बैग उसको पहली बार मिला तो वो उसके लिए अनिश्चित था, इंडेफिनिट था, लेकिन जब वो बैग से भली भांति परिचित हो गया तो वो उसके लिए डेफिनिट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आई बॉट अ बॉल, द बॉल वॉज रेड। आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इंडेफिनिट चीज़ों के लिए किया जाता है, जबकि द का प्रयोग डेफिनिट चीज़ों के लिए किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Of the two principles he put forward, the last one was the more difficult to understand. दो प्रिंसिपल्स में से आखिरी वाले को पेश किया गया
जो कि जिसको समझना बहुत ही मुश्किल था। देखिए, पहले हम बात करते हैं पुट फॉरवर्ड की। देखिए, पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है पेश करना, पेश करना, प्रेजेंट। तो इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, जब भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात की जाती है तो उसके लिए हम द लैटर और द फॉर्मर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो जब भी कभी दो व्यक्ति या दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो उसके लिए हम द लैटर और द फॉर्मर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट राम एंड श्याम। द फॉर्मर इज स्मार्टर देन द लेटर। देखिए, मैं आपको उसका अर्थ बताता हूँ कि मैं राम और श्याम से मिला, पहले वाला बाद वाले से ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फॉर्मर का मतलब क्या है। यहाँ फॉर्मर का मतलब है पहले वाला राम, और लेटर का मतलब है बाद वाला श्याम। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे केवल दो ही व्यक्ति थे, राम और श्याम। तो याद रहे, तो जब भी दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात की जाती है तो उसके लिए हम द लेटर या द फॉर्मर का प्रयोग करते हैं। और इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब मोर देन टू यानी कि जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाती है तो उसके लिए हम द फर्स्ट और द लास्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट राम श्याम एंड मोहन द फर्स्ट वॉज स्मार्टर देन द लास्ट। जी हाँ, देखिए क्या अर्थ है इसका कि मैं राम श्याम और मोहन से मिला, पहला वाला आखिरी वाले से ज़्यादा स्मार्ट था। तो देखिए यहाँ पे तीन व्यक्तियों की बात की गई है, राम श्याम और मोहन की। तो जब भी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात की जाती है तो उनके लिए हम पहले वाले के लिए फर्स्ट और लास्ट वाले के लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है राम और जो लास्ट है वो है मोहन। तो आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह हमारा अगला सवाल है, वी हैड स्वेम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। तो सूरज डूबने से पहले हम नदी के पार तैर चुके थे। देखिए, ये बहुत ही ईजी इसमें ये सवाल है, आप इजीली इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इसके पार्ट ए में एरर है। एरर क्या है कि स्वयं के स्थान पर स्वम का प्रयोग होगा। जी हाँ, देखिए, फर्स्ट फॉर्म होती है स्वयं, सेकंड फॉर्म होती है स्वयं और थर्ड फॉर्म होती है स्वम, जिसका अर्थ होता है तैरना। तो पार्ट ए में एरर है, तो यहाँ पर हम स्वम का प्रयोग करेंगे क्योंकि हैड के साथ, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्वयं की जो थर्ड फॉर्म है वो है स्वम, इसलिए पार्ट ए में एरर है, या स्वयं के स्थान पर स्वम का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एवरी मैन एंड वुमन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। प्रत्येक आदमी को और औरत को अपनी चॉइस के अनुसार कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आप इजीली एरर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पार्ट सी में एरर है। जी हाँ, सी में एरर है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देयर के स्थान पर हम
हिज और हर का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हमारे सब्जेक्ट में कहीं भी आपको ईच और एवरी दिखाई दे तो याद रखिए इसके लिए हमेशा पजेसिव प्रोनाउन जेंडर के अकॉर्डिंग, अगर मेल है तो हिज का प्रयोग करेंगे, अगर फीमेल है तो हर का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको दोनों ही जेंडर दे रखे हैं, मेल और फीमेल, तो उसके लिए हम दोनों पजेसिव प्रोनाउन हिज और हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए, पजेसिव प्रोनाउन को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें आते हैं आपका माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आफ्टर ही हैड read the two first chapters of the novel, he felt like reading the book at one sitting. शुरू के 2 चैप्टर पढ़ने के बाद नोवेल के उसका मन किया कि वो एक ही बार में पूरी किताब पढ़ ले। तो गाइस देखिए, इसके पार्ट ए में एरर है। यहाँ क्या होगा, यहाँ फर्स्ट 2 से पहले आएगा, तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा आफ्टर ही हैड रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ये सही स्ट्रक्चर होगा। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। देखिए, ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं जिससे किसी सीरीज़ का, जिससे किसी क्रम का पता चलता है। ठीक है, जबकि कार्डिनल नंबर वह नंबर होते हैं जिससे किसी निश्चित एक डेफिनिट संख्या का, एक डेफिनिट नंबर का पता चलता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। तो याद रहे, जब भी ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर एक साथ वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आता है और उसके बाद कार्डिनल नंबर आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही एक्सप्रेशन होगा वो होगा आफ्टर ही हैड रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द नोवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आया और इस प्रकार की और भी बेहतरीन और एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड सेशन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल अध्ययन गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी इंग्लिश की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।